ऐसी 10 सिम्पटम्स की बात करेंगे जो कि अगर आप इनमें से किसी से भी गुजर रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किसी न किसी इलनेस या बीमारी से संबंधित है। और आपको नीम हकीम खतराए जान वाली बात ना करके किसी प्रोफेशनल ओपिनियन को लेना चाहिए और एक बार प्रॉपर चेकअप कराने के बाद फिर ही जैसा डॉक्टर सलाह दें आपको वहाँ पर वो ट्रीटमेंट या वो जो सजेशन आपको देते हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आइए सबसे पहला हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम का जो अलार्मिंग साइन होता है वो होता है बैड ब्रेथ। अक्सर जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह बिस्तर से उठते हैं और ब्रश करते हैं तो एक फ्रेश माउथ की हमें फीलिंग आती है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं कि उनके मुंह से लगातार एक सड़े अंडे की बदबू आती रहती है, झक आती है। जब वो बात करते हैं तो हवा के साथ उनके मुंह से काफ़ी स्मेल आती है। अगर आप बैड ब्रेथ के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको मैं आई बटन में डाल दूंगा। उसको आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं, तो उससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वो बैड ब्रेथ जो है वो ये सिग्निफाई करती है कि आपके मुंह में सल्फाइड कंपाउंड्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसका मतलब ये है कि आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शन एक्टिव है और जब भी आप मुंह बंद करते हैं वो गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है और वो गैसेस आपकी मुंह से निकलने वाली हवा के साथ मिलकर बाहर आ रहे हैं और वो एक बैड ब्रेथ का सिम्टम क्रिएट कर रहे हैं, हैलिटोसिस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना केवल आपका सोशल सर्कल प्रभावित होता है, आप में भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। आप जगह जगह माउथ वॉशेस ट्राई करते हैं, अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट ट्राई करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई चीज़ों में वो सिर्फ एक मास्किंग इफेक्ट दें, उसका क्योर ना हो। तो क्योर उसका तभी हो पाएगा जब आप एक प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाएंगे, एग्जामिनेशन कराएंगे, तभी आपको मालूम चलेगा कि वो बैड ब्रेथ क्यों आ रही है। दूसरा एक बहुत सिंपल सा एक सिम्टम मुंह आपको पहले दे देता है लेकिन अधिकांश लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है मुंह से ब्लीडिंग आना। अक्सर आप जब सुबह सुबह ब्रश करने जाते हैं या रात को ब्रश करने जाते हैं तो ब्रश पे थोड़ा सा ब्लड साथ में आपको निकल के आता है, या जब आप स्पिट करते हैं टूथपेस्ट को तो टूथपेस्ट के साथ उसमें छोटे से ब्लड के स्टेन्स आते हैं। अब आप सोचते हैं कि भाई ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, या घर में बड़े बूढ़ों से कुछ डिस्कशन हुआ, कोई बात नहीं ब्रश से चोट लग गई होगी। लेकिन ये जो है ये जिंजिवाइटिस का पहला लक्षण है। माने जब आपके मसूड़े सूज जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सूजी हुई चीज़ पे जब आप ब्रश चलाएंगे तो उसमें से ब्लीडिंग का या रक्त का रिसाव थोड़ा थोड़ा होता रहता है। और वो सेब खाते वक्त या सलाद खाते वक्त या गाजर खाते वक्त कोई भी कड़ी चीज़ जब आप खाएंगे तो वो साथ में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग रिलीज होती है। तो इस सिम्टम को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है और तुरंत ही चेकअप के लिए जाना है। अगर शुरू में ही इसका चेकअप करा लेंगे तो बहुत ही छोटे ही स्तर पे इसका इलाज हो जाएगा। सिंपल सी सुप्राजिंजाइवल स्केलिंग या सब जिंजाइवल क्यूरेटाज करने से ही ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और साल में एक बार या दो बार आप अगर प्रोफेशनल क्लीनिंग की हेल्प ले लेते हैं तो दोबारा आसानी से ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। इसीलिए जब भी कभी अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है या आपको ही अगर ऐसा लगता है कि ब्रश करने के साथ साथ ब्लीडिंग बनती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मसूड़ों की बीमारी का शुरुआती लक्षण है। अगर अभी ही हम इसको ठीक कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम खराब नहीं होगी, कोई मोटा खर्चा सर पे नहीं पड़ेगा और छोटे स्तर में ही ये चीज़ ठीक हो जाएगी। अब तीसरा स्तर जब आता है तो उसमें कई पेशेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं कि दांत पे दांत नहीं रखा जाता। जब आपको डेंटल प्रॉब्लम बन जाती है तो ताकत नहीं लगती। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे चबाया नहीं जा रहा या आपसे किसी भी प्रकार का दांत पे जोर नहीं लग रहा, तो ये बहुत हद तक संभावना है कि आपका कोई ना कोई दांत घायल हो गया है और उसको उपचार की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी पेरियोडोंशियम या टूथ स्ट्रक्चर, पेरियोडोंशियम कहते हैं जो दांत के आसपास का मसूड़ा जो हड्डी होती है, या तो वो या दांत का कोई हिस्सा अगर गल गया हो जिसमें नस अब टच होने लगी हो या वहां तक इलनेस पहुंच गई हो, तो फिर दांत लोड लेने से मना कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में
फिर हो सकता है कि दांतों में सड़न बैठ गई हो जो कि अभी आपको पता ना लग रही हो, और वो एक्सरे लेने पर ही आपको मालूम चले। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कुछ समय पहले कि मैं अचानक से एक पर्टिकुलर जगह से खा नहीं पा रहा था, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने पर मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब एक्सरे किया गया तब यह मालूम चला कि दांत साइड में से गल गया है, और समय रहते क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन करा लिया था तो मेरा दांत ज़्यादा खराब नहीं हुआ, और एक छोटी सी फिलिंग करके उस दांत को ठीक कर दिया गया। और अब तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं उस बात को, दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नियमित रूप से ब्रश करता हूँ, अपना ध्यान रखता हूँ, तो वो दांत अच्छे तरीके से मेरा चल रहा है। यही सब चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि समय रहते यदि आपने सही उपचार ले लिया और सही समय पर आपने इसका एग्जामिनेशन करा लिया तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स नहीं होंगे, और डेंटल ट्रीटमेंट जितना महंगा आपको लगता है उतना है नहीं, क्योंकि ये सब टाइम से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा आपका दांत खराब होगा उतनी ही प्रॉब्लम आपकी बढ़ती चली जाएगी। कई बार जैसे आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं तो ज़ोर से झंझनाहट होती है। वो झंझनाहट कुछ सेकंड के लिए भी हो सकती है और कुछ लंबे समय के लिए भी हो सकती है। आम तौर पे लोग सोचते हैं झंझनाहट से बचने के लिए, जैसा एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है कि फलाना पेस्ट लगा लीजिए, झंझनाहट आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन दांत झंझनाते इसलिए हैं क्योंकि दांत के अंदर की जो नस है जो अभी तक कवर्ड थी, दांतों में सब तरफ से प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसकी वजह से वो नस जो है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज नहीं होती है, मुंह के बाहरी तापमान को एक्सपोज नहीं होती है। लेकिन अगर आपका कोई दांत या मसूड़ा गल रहा है तो वो जो नस है वो उस तापमान का वेरिएशन उस तक पहुंचने लगा है, और वो इसका मतलब क्लियर सिंबल ये है कि दांत के अंदर कोई दिक्कत डेवलप हो गई है, और वो दिक्कत आपको डेंटिस्ट के पास जाने से ही ठीक हो पाएगी। इसका कोई पेस्ट उपचार नहीं है, पेस्ट सिर्फ उस सेंसेशन को कुछ समय के लिए बंद कर देगा जब तक आप पेस्ट कर रहे हैं। जब आप पेस्ट करना बंद कर देंगे तो वो प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप ब्रश करते हैं पर जोर जोर से ब्रश करते हैं, गज 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 कर करके आप रोज सुबह 10 मिनट सुबह ब्रश करते हैं, 10 मिनट शाम को ब्रश करते हैं, जबकि मैंने बताया हुआ है कि ब्रश बहुत ही हल्के हाथ से करना है और केवल 2 मिनट के लिए करना है। तो जब आप ब्रश को जोर जोर से रगड़ेंगे तो जो दांत की ऊपरी सतह होती है जिसको हम इनामिल कहते हैं वो धीरे धीरे पतली होने लगती है, और अंदर की जो जीवित सतह जिसे डेंटिन कहा जाता है वो एक्सपोज हो जाती है, और उसके अंदर चैनल बने हुए होते हैं जो कि नस तक कनेक्टेड होते हैं। अब आप खुद ही बताइए कि जब ऊपर की सतह जो कवरिंग है वो हट गई और नीचे की सतह दिख गई तो हवा लगेगी या नहीं लगेगी, ठंडा पानी लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे इस वक्त सर्दियाँ चल रही हैं, हम स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, कोट पहन के घूम रहे हैं, कैप लगा के चल रहे हैं, लेकिन अगर हम स्वेटर उतार देंगे या कैप उतार देंगे तो जो हिस्सा हमारा वातावरण में खुला रहेगा वो ठंडी हवा हमें लगेगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरीके से जो ठंडा या गर्म है ये बताता है कि आपके दांतों में कोई समस्या है। उसको पेस्ट लगाने के बजाय डेंटिस्ट के पास जाइए, एक्सरे कराइए और पूरा मुंह का एग्जामिनेशन करा लीजिए, ताकि वो प्रॉब्लम इससे पहले बढ़े उसका वहीं पर निदान हो जाए। जैसे कि अगर ब्रश से दांत कट गए हैं तो एक सिंपल सी फिलिंग करके कॉम्पोजिट की, लेजर रेस्टोरेशन जिसे कहते हैं, उस दांत को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों का ध्यान रखने से आपका ना केवल रूट कैनाल बचेगा, क्राउन भी बचेगा, और नेचुरल जो दांत है वो हमारे बचे रहेंगे। आजकल बहुत सारे लोगों का रूट कैनाल सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि वो काफ़ी लंबे समय तक ऐसे दवा वाले पेस्ट का उपयोग करते हैं और दांत धीरे धीरे गलते चले जाते हैं, जिसकी वजह से नस फाइनली खुल जाती है, इन्फेक्ट हो जाती है, और फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के अलावा कोई और उपचार नहीं बचता। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इस बारे में जानना चाहते हैं तो एक और वीडियो हमारी लिस्ट में बना हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगा। कई बार जैसे आपको दर्द उठा और मुंह पर स्वेलिंग आ गई, ठीक है, अब सूजन आ गई, वो हो सकता है ऊपर आ जाए, हो सकता है वो नीचे की तरफ आ जाए, और आपने घर में ही कोई दवा जो रखी हुई थी उसको खा लिया और वो स्वेलिंग अगले दिन उतर गई। अब आपने सोचा एक बार तो स्वेलिंग आ गई है, छोड़ो कौन जाएगा डॉक्टर के पास, दवा खा के तो काम चल ही गया।
या अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो केमिस्ट के पास गए, केमिस्ट ने आपको 2-3 खुराक दे दी अपनी समझ से, जो उनको ठीक लगा वो आपने खाई, आपको आराम आया, आप भूल गए। ये बहुत बड़ी गलती है। सूजन आना अपने आप में ये बताता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन मौजूद है। 99% केसेस में इन्फेक्शन की वजह से ही सूजन आती है। अब अगर वो जबड़े की निचली हड्डी के आसपास है, उसमें गांठ बन गई है, वो गांठ हार्ड है, दबाने पे दर्द करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन जो है वो जबड़े की अंदर की तरफ अब चल रहा है। और अब अगर आपने उसको लापरवाही कराई या दिखाई तो वो आपका जबड़ा सुजा देगी। इसलिए कभी भी अगर आपको सूजन बनती है तो एक बार दवा खा लिया, सूजन उतर गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर के पास जाके एक बार एक्सरे लेके ज़रूर चेकअप करा लें, दिखा लें कि इससे पहले प्रॉब्लम बढ़े, आपका जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो वहीं पर सॉल्व हो जाए। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जब भी कभी शुगर अनकंट्रोल हो जाती है, मसूड़ों की समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, दांतों की प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। इसीलिए अगर डेंटल प्रॉब्लम आपको आई है और कोई कुशल दंत चिकित्सक है तो वो देख के ही बता देगा कि आपकी शुगर बढ़ी हुई चल रही है, इसको कंट्रोल में कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम खराब होने के साथ साथ जो अंडरलाइंग इशू खराब हो रहा है वो भी पकड़ में आ जाएगा और दोनों ही चीज़ों का निदान किया जा सकता है। तो कभी भी अगर स्वेलिंग आए और आप उसको दवा खा के कंट्रोल में कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन साथ के साथ इमीडिएटली 1 दिन 2 दिन 3 दिन पीछे एक डेंटल सर्जन को दिखा के उनकी ओपिनियन और उनकी राय भी अवश्य लीजिए। अक्सर गांठें बनने लगती हैं, ग्रोथ बनने लगती है कुछ केसेस के अंदर, खास तौर से वो लोग जो कि गुटखा, पान मसाला, सिगरेट जैसी आदतों को अपने पास रखते हैं। कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि जो लोग गुटखा, पान मसाला नहीं खाते, उनके भी गाल के अंदर ग्रोथ हो जाती है। ऐसी जगहों में कई बार फॉल्टी डेंचर, फॉल्टी क्राउन ये भी कारण होते हैं। और कोई भी गांठ अगर मुंह में बन रही है जो आपको दिख रही है, उसको हल्के में नहीं लेना है। वो गांठ जीभ के नीचे भी बन सकती है, जीभ पर बन सकती है, अंदर के गालों में बन सकती है, मसूड़े पर बन सकती है। कहीं भी कोई कलर चेंज या ग्रोथ अगर बन रही है तो उसको हल्के में नहीं लेना है, उसका तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना है। खास तौर से अगर वो लाल रंग की गांठ हो। लाल और सफ़ेद रंग के जो लीजन्स होते हैं ये अक्सर ट्यूमर से रिलेटेड होते हैं। हो सकता है कि बेनाइन हो, जिस केस में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, पर अगर मेलिग्नेंट हुए, मेलिग्नेंट का मतलब कैंसर के रूप में उनको देखा जाए अगर, तो समय रहते अगर उनका इलाज कर दिया जाए, उस हिस्से को वहाँ से सर्जरी करके निकाल दिया जाए, तो मरीज़ की जान बच सकती है। इसीलिए मुंह में कभी भी कोई भी ग्रोथ हो तो उसको हल्के में नहीं लेना है, उसकी बायोप्सी भी करवानी है प्रॉपर, जैसे जैसे डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं वैसे वैसे उनको फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली उसका मैनेजमेंट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। एक बहुत हल्की और अच्छी एडवाइस आपको ये मैं दे रहा हूँ कि जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। होता क्या है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो घर के नुस्खे, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी सबकी खिचड़ी बन जाती है। जबकि एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे आप फॉलो करिए, उसको अच्छे से प्रोफेशनल्स जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे गाइड करिए, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हों, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर्स हों, चाहे वो सर्जन्स हों, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जो प्रोफेशनल ओपिनियन है उसको फॉलो करिए, ताकि आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके और कॉम्प्लिकेशंस कम से कम क्रिएट हो जाए। चीक बाइटिंग की समस्या बहुत कॉमन है। चीक बाइटिंग का मतलब होता है कुछ खाते खाते गाल बीच में आ जाना, जीभ कट जाना, जो बोलते हैं ना अक्सर जीभ बीच में आ गई या गाल कट गया हमारा। अगर कभी कभार होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अगर आपको अक्सर चीख कटने की प्रॉब्लम है या जीभ कटने की प्रॉब्लम है तो एक बार उसका एग्जामिनेशन करा लें कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये बार बार दांतों के बीच में क्यों आ रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके दांत हैं वो उनमें धार बन गई है। ओल्ड एज के केस में अक्सर ये देखा जाता है कि दांत घिसते घिसते तीखे और पैने हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गाल और जीभ दोनों को काटते हैं। यंग पेशेंट्स के केस में अक्कल दाढ़ जब निकलती है तो जो टेढ़ी अक्कल दाढ़ होती है
वो गाल के पर्दे की तरफ निकल जाती है, और जब आप मुंह खोलते हैं या बंद करते हैं तो वो गाल जो है वो दांत के साथ रगड़ खाता है, और क्योंकि खाल है तो दांत की वजह से उसके अंदर एक घाव बन जाता है, और वो बाद में जाके प्रॉब्लम करता है, और पेशेंट के लिए फिर बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो अगर धार की वजह से दांत है तो सिंपल सा राउंड ऑफ करके ही पेशेंट का काम हो सकता है, और अक्कल दाढ़ है तो उस केस में अक्कल दाढ़ को निकाल देने से काम हो सकता है। प्रॉब्लम खराब हो उससे पहले ही उनका सोल्यूशन इन छोटे छोटे उपाय करके भी किया जा सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के केस के अंदर आपको मुंह में जलने की शिकायत आएगी। आप कुछ भी खाएंगे तो ऐसा लगेगा पूरे मुंह में आग लग गई है। ये बहुत कॉमनली विटामिन ए और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से रिलेटेड होता है, जो कि एक अच्छा से एग्जामिनेशन कर लेने पर आपको सिर्फ एक छोटा सा विटामिन सप्लीमेंट देना है, और आप इस प्रॉब्लम से 2 से 3 हफ्ते के अंदर बाहर आ जाएंगे। स्कर्वी जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, उसमें मसूड़ों के साथ ब्लीडिंग और जीभ का फैल जाना भी साथ में शामिल हो जाता है, जो कि प्रॉब्लम्स को और वर्स कर देता है। तो अगर कभी भी बर्निंग सेंसेशन हो मुंह में जलन हो रही है, छोटा मोटा हरी मिर्च खाने वाली जलन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कुछ भी आप खाएंगे, सिंपल सा ब्रेड का पीस भी अगर आप खाएंगे तो मुंह में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आग लग गई है। इसको हमारी भाषा में बर्निंग माउथ सिंड्रोम भी कहते हैं। ऐसे सिम्टम्स बहुत कॉमनली डेफिशिएंसीज के केस में देखे जाते हैं, और अगर टाइमली आपको सप्लीमेंट्स मिल जाएं तो आप इजीली इससे बाहर आ सकते हैं। कोई मोटे खर्चे की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। अब आ जाते हैं, इन सब चीज़ों के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम और होती है जो कि छोटा छोटा करके बड़ी हो जाती है। वो क्या है? वो है दांतों का हिलना डुलना। मोबिलिटी जो होती है, आमतौर पे हमारे दांत हल्के बहुत हिलते हैं। हल्के बहुत हिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो उनका फोर्स लेने के लिए दांतों के नीचे भगवान ने शॉक एब्जॉर्बर लगाए हुए हैं, जिनको पेरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं। अगर इस बारे में और समझना चाहते हैं तो मैंने मसूड़ों से रिलेटेड 2 वीडियोस बना रखे हैं, वो दोनों में डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा, आप आराम से उनको बाद में देख के समझ लीजिएगा। तो उनकी वजह से दांत वेट ले लेते हैं, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो 80 से 100 किलो का प्रेशर पर दांत पड़ता है। तो उतना प्रेशर हैंडल करने के लिए एक एपरेटस तो होना चाहिए ना, जिसके ऊपर उतना वजन लोड ले ले। तो ये जो हमारा एपरेटस होता है, ये उस पूरे दांत को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हल्का सा मोबाइल रहता है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके दांतों का हिलना डुलना बढ़ रहा है, आप खुद ही अपनी उंगली से लेके दांत को हिला पा रहे हैं, आगे पीछे कर पा रहे हैं, या ऊपर नीचे दबा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका दांत अब फेल कर रहा है, नेक्रोसिस बन गई है, अंदर का जो एरिया है वो डैमेज हो गया है, या जो आपके दांत के को पकड़ने वाली हड्डी है वो गिर रही है, और उसके गिरने की वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो दांत को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, वो अब दांत को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो भार पड़ने की वजह से और हड्डी के ना होने की वजह से अब वो बाहर की तरफ फैल रहा है। कई बार मैंने देखा है फीमेल्स इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेती हैं। फीमेल पेशेंट्स मुझे आके बोलती हैं कि डॉक्टर साहब, पहले तो मेरे दांत इतने बाहर नहीं थे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर मेरे दांत के बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल उसी तरफ इशारा करता है कि मोबिलिटी और इंक्रीज इन स्पेस, अगर दोनों दांतों के बीच की स्पेस बढ़ रही है और दांतों का हिलना डुलना अगर शुरू हो गया है, तो ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। इसका मतलब ये है कि अगर टाइमली उपचार ना किया गया तो ये दांत बिल्कुल निकलने के कगार पर है, और कुछ ही समय में निकल के बाहर आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से सभी लोग डेंटिस्ट के पास भागते हैं, और वो है दांत का दर्द। दांत का दर्द 2 तरीके का होता है। एक होता है अक्यूट पेन, जो कि अचानक उठ जाता है और बहुत ही तेज स्थिति में रहता है। ऐसा तभी होता है जब आपने अपने दांतों को नेग्लेक्ट किया हुआ है और आपकी ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है। तो क्योंकि आप अपने मुंह की सफाई और उनकी देखभाल नहीं करते, तो दांतों के अंदर कोई कैविटी बन गई है। जैसे मैंने बताया कि सेंसिटिविटी, बैड ब्रेथ, ब्लीडिंग, ये सारे सिम्टम आप इग्नोर करते चले जा रहे हैं। तो अब आपके दांतों की वो स्थिति बन गई है कि दांत एक आपका बिल्कुल उड़ गया है, और उसकी जो नर्व है
वो इमीडिएटली इतनी परेशान हो गई है कि उसने, एक बोलते हैं ना कुछ बच्चे बहुत घर में चीख पुकार मचा के रखते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि अब वो आपको परेशानी दे रही है, और उस चक्कर में आप डेंटिस्ट के पास एकदम तीर की तरीके से भागते हैं कि मेरा दर्द शांत करो, और ऐसी कंडीशन में रूट कैनाल बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आपका किया जाएगा। दूसरा होता है कि क्रॉनिक पेन। अब जैसे आप किसी को दर्द हुआ, उसने दवा खा ली, अरे कौन डेंटिस्ट के पास जाए, कौन दिखाए, कुछ ना कुछ अपना घर के मरीज रोज़मर्रा का इलाज कर लिया, और टाइम काटते रहे, टाइम काटते रहे, टाइम काटते रहे। तो उससे क्या होगा कि वो जो अक्यूट वाला जो पेन का दांत का दर्द है वो अब क्रॉनिक हो जाएगा। क्रॉनिक माने वो लंबा चलेगा, और थोड़ा 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 दर्द उसमें सारे टाइम बना रहेगा, और इससे दांत के अंदर इन्फेक्शन फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो मैंने बताया था शुरू में कि आप वज़न नहीं ले पाएंगे, दांत धीरे 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 करके गलता रहेगा, क्योंकि आप तो गए नहीं, करेक्शन कराया नहीं। और जब आप डेंटिस्ट के पास आएंगे किसी एक दिन की अचानक से मुंह आपका सूज जाएगा, सुबह उठे और एकदम सूजन मिलेगी आप, और तब आप डेंटिस्ट के पास भागेंगे कि अचानक से मेरा मुंह कैसे सूज गया। और ऐसी कंडीशन वाले जब दांत आते हैं तो इनका जो टूथ का स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर का जो दांत का स्ट्रक्चर, वाइट कलर का जो दांत है जिसके ऊपर कैप वैप दी जाती है, वो इतना ज़्यादा डिके हो जाता है कि रूट कैनाल करके भी उनको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर उनको निकालना ही पड़ता है, क्योंकि दांत को बचाने की स्थिति के लायक अब अपर स्ट्रक्चर ही नहीं बचा। और एक बार जब केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो उसको मैनेजमेंट करने में फिर काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो ये एक 10 लक्षण मैंने आपको वो बताए, जिनको कि आप अगर समय से आइडेंटिफाई कर लेंगे तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके उनको समय से ठीक करा लीजिए, ताकि आपका ना तो ज़्यादा पैसा खर्चा हो, ना ज़्यादा बड़े इलाज हों, और ना ही आर्टिफिशियल क्राउन्स या इम्प्लांट्स आपके मुंह में आके लगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। जितना आप सावधान रहेंगे अपने दांतों के प्रति, जितना आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे, उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट ले लेंगे, और अपने पैसों को भी बचाएंगे, स्वास्थ्य को भी बचाएंगे, और दांत भी आपके ओरिजिनल रहेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने किसी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जिनको इसको सुनने से थोड़ा बेनिफिट हो, और हमारे देश में इस डेंटल अवेयरनेस को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। मिलेंगे जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।